हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल। इकोनॉमी सेक्शन के 11th पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप ये टॉपिक पहले भी कवर कर चुके होंगे। यदि कवर नहीं किया है तो इस बार इसको कर ले, कंप्लीट कर ले। इसमें हम देखेंगे कि एमएसपी का सिग्निफिकेंस क्या है, एमएसपी को डिसाइड करते टाइम क्या क्या चीज़ों को डिटरमाइन किया जाता है, डिटर्मिनेंट इसके क्या क्या होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो एमएसपी डिटर्मिनेशन के टाइम पे ध्यान रखे जाते हैं। कौन सी कमिटी है जो इसको आप कहते हैं कि अप्रूव करेगी, कौन सी कमेटी है इसको जो इसकी 23 क्रॉप्स जो इसके अंदर आती हैं उनके बारे में डिस्कस करेगी और एक प्राइस सेट करेगी कि इतना प्राइस इसका रहना चाहिए, वीट के लिए इतना होना चाहिए, राइस के लिए इतना होना चाहिए। तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये एग्रीकल्चर फील्ड में प्रोवाइड की जाती है। ये किस तरह की आपकी एक बर्डन क्रिएट करती है, तो ये है आपका फिजिकल बर्डन क्रिएट करती है इकोनॉमी में। लेकिन और इसके साथ चैलेंजेस भी क्या है, चैलेंजेस है एफसीआई द्वारा, जो एफसीआई जो प्रोक्योरमेंट करती है उसमें काफ़ी चैलेंजेस के बने हुए हैं। किस तरह की सब्सिडी है ये तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। एक तरह से प्राइस सब्सिडी, आपको तीन तरह की सब्सिडीज मैंने बताई थी, ठीक है। एक थी आपकी प्राइस सब्सिडी या फिर जिसको कहते हैं प्राइस सपोर्ट, दूसरी थी आपकी डीबीटी, और थर्ड थी आपकी इनकम सपोर्ट जो आपकी सब्सिडीज होती है वो। इस तरह से तीन तरह की सब्सिडी थी आपकी, एक थी प्राइस सपोर्ट, एक थी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और थर्ड थी आपकी इनकम सपोर्ट जो कि आपका पीएम किसान जो स्कीम है वो उसका पार्ट है। प्राइस सपोर्ट स्कीम में आती है ये एमएसपी। एमएसपी प्राइस सपोर्ट में आती है, इसका मतलब ये है कि इसमें ये एक तरीके से रिग्रेसिव आपकी सब्सिडी है। रिग्रेसिव का मतलब ये है कि एक जो अमीर किसान होगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा और एक पुअर जो किसान होगा, पुअर फार्मर होगा, उसको कम प्रॉफिट होगा। दूसरी इसकी खासियत होती है कि एक डिस्टॉर्टिव है, मतलब मार्केट में डिस्टॉर्शन होता है इसकी वजह से। जो इसका ग्लोबल ट्रेड है आपके फूड ग्रेन्स का, इससे काफ़ी ज़्यादा खतरे में आता है। इंपोर्ट है जो बढ़ नहीं पाता, हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो एक्सपोर्ट कब करेंगे, जब हमारे पास में कोई सस्ता प्रोडक्शन होगा। तो हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो हाई है, और हम इंपोर्ट भी नहीं कर पाते क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही ज़्यादा प्रोक्योर कर रखा है। तो एक तरीके से फिजिकल बर्डन बढ़ जाता है और मार्केट का डिस्टोर्शन हो जाता है। तो ये चैलेंजेस काफ़ी ग्लोबल आपका जो फॉरम है वहाँ देखने को मिलते हैं, और लीकेजेस भी आपके काफ़ी मिलते हैं इसमें। तो तीन खासियत होती है, तीन एक कह सकते हैं कि चैलेंजिंग पॉइंट होते हैं प्राइस आपकी सब्सिडी के। पहला है रिग्रेसिव होती है ये, दूसरा डिस्टॉर्टिव, और थर्ड है आपका लीकेज। तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं। और डीबीटी में क्या फ़र्क रहता है, डीबीटी में बस आपका लीकेज कम हो जाता है, बाकी आपका डिस्टोर्टिव नेचर और आपका जो रिग्रेसिव नेचर है वो मेंटेन रहता है। इनकम सपोर्ट में तीनों ही आपके नहीं होते, ठीक है। तो ये आपकी तीन तरह की सब्सिडी हुई। तीन तरह की सब्सिडी में अब हम एमएसपी पर्टिकुलर डिस्कस करते हैं। तो एमएसपी को अप्रूव कौन करता है, तो देखो अप्रूव करने का जो काम है ना, अप्रूव करने का काम आपका होगा कैबिनेट कमेटी का, ठीक है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जिसको बोलेंगे CCEA, इस कमेटी का काम है अप्रूव करना आपका साल में 2 बार, ठीक है। और 2 बार ये एमएसपी की जो प्राइसेस है उसको यहाँ पे अप्रूव करती है। और अभी जो सीजन था रबी का उसके लिए इसने अप्रूव किया। यूनियन बजट में 2018 के 19 में अनाउंसमेंट किया था कि एमएसपी को कम से कम 1.5 गुना कीमतों पे एक बार फिक्स किया जाए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। यदि किसी 1 केजी अनाज के लिए जैसे 100 रुपये, या 100 क्या 10 कहो, 10 रुपये यदि उस पर एक्सपेंडिचर आता है तो इसका लगभग 1.5 मतलब 15 रुपये कम से कम एमएसपी तो मिलना ही चाहिए। तो ऐसा सजेस्ट किया था, ऐसा अनाउंसमेंट किया था 2018-19 के बजट में, ठीक है। बाकी डेटा है कि अभी करंट में कितना मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न जिसको ROR बोलते हैं वो कितना है। तो सबसे ज़्यादा आपका रेपसीड मस्टर्ड के लिए 104% चल रहा है, और वीट के लिए 100% है, और 85% आपका लेंटिल के लिए। ये आपका है कि मतलब जितना आप खर्च करते हैं उसका कितना परसेंट आपको मिल जाता है। तो आप यदि 100 रुपये खर्च करते हैं ना, तो आपको रिटर्न कितना मिलता है उस पर 104, मतलब 100 से ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जाता है फार्मर्स को। तो ये होता है आपका ROR। और इसके साथ में है कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे थे कि इस जो एमएसपी है इस पे पर्टिकुलर पॉइंट जो है ना वो आपको नोट करने थे, इसलिए मैंने इनको पहले से नोट कर लिया यहाँ पे। पहला है कि किस तरह का मैकेनिज्म है एमएसपी जो है, तो वो आपका एक प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म है। मतलब प्राइस सपोर्ट तरह की जो सब्सिडी है तो इसलिए प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म हो जाएगा। किस तरह से एक्ट करती है, तो एज ए सेफ्टी नेट फार्मर्स के लिए ऐसे ये एक्ट करती है, ऐसे काम करती है। इंश्योर क्या करती है, तो इंश्योर ये आपके गारंटीड प्राइस, मतलब फार्मर्स को एक प्राइस की गारंटी दी जाएगी कि वीट को इस साल इतने रुपए पे प्रोक्योर किया जाएगा, तो इस चीज़ की ये गारंटी इंश्योर करती है। थर्ड है कि ये एश्योर क्या करती है, तो एश्योर करती है मार्केट फार्मर्स की जो प्रोडक्ट है उनके लिए। तो चार चीज़ हो गया। ये किस तरह का मैकेनिज्म है, प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म है, किस तरह से काम करती है, सेफ्टी नेट की तरह काम करती है, क्या इंश्योर करती है, गारंटीड प्राइस सब
इंश्योर करती है। और एश्योरेंस का क्या काम है इसका, तो ये है आपको एश्योर करती है कि मार्केट आपको उपलब्ध रहेगा। तो ये चार चीज़ें एमएसपी की ये आपकी खासियत है, सिग्निफिकेंट इनकी जो इसकी जो आप डिटेल्स के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एम क्या है एमएसपी का, एमएसपी बेस्ड जो आपको प्रोक्योरमेंट सिस्टम है इसका एम क्या है, तो एम है कि जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं क्रॉप के, काफ़ी सारे जो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि मानसून है, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, इस वजह से जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं उनसे बचाती है किसानों को, ये इसका एम है। तो ये पांच चीज़ें होगी। मैकेनिज्म किस तरह का है, एक्ट किस तरह से करती है, इंश्योर क्या करती है, एश्योर क्या करती है, और आपका क्या एम है इसका, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। एमएसपी स्टार्ट कब हुआ, ये एमएसपी आपका स्टार्ट हुआ, उसके लिए अपने एक क्रोनोलॉजी देखते हैं कि 1964 में आपका एफसी एक्ट लगा। 1964 1960s का ऐसा डिकेड था जिस टाइम पे आपका जो भुखमरी जैसी कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। वर्ल्ड बैंक वगैरह में ने भी प्रिडिक्ट किया था कि इंडिया में आपका जो फेमाइन है उससे काफ़ी ज़्यादा केस देखने को मिलेंगे, क्योंकि दुनिया देख चुकी थी कि 1962 का वॉर भी इंडिया लड़ चुका है, 1965 का वॉर भी लड़ चुका है, तो काफ़ी वहाँ पे हर्डल्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और पॉवर्टी और जैसी परेशानियाँ तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1964 में एफसी एक्ट बनाया। एफसीए ने अपना जो प्रोक्योरमेंट है वो 1965 में स्टार्ट कर दिया। तो 1965 में स्टार्ट करने के बाद में नेक्स्ट ईयर 1966-67 जो था उसमें स्टार्ट कर दिया प्रोक्योरमेंट व्हीट का एमएसपी रेट पे। ठीक है, तो एमएसपी उस टाइम से लागू कर दिया और प्रोक्योरमेंट का काम किया एफसीआई ने, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो ये 3 साल की जो क्रोनोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में इसमें काफ़ी सारे इसेंशियल फूड क्रॉप्स को ऐड कर दिया गया। इसेंशियल फूड क्रॉप्स क्या होता है, ये तो ये आपका जो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है ना, वहाँ से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है इसके लिए, तो ये आप वहाँ देख लेना एक बार। और इसके बाद में पीडीएस सिस्टम आपको मालूम है, पीडीएस सिस्टम के थ्रू सब्सिडाइज्ड रेट पे पब्लिक को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। साल में 2 बार ये आपका फिक्स की जाती है एमएसपी। इसकी रिकमेंडेशन देने के लिए कौन है, तो रिकमेंडेशन देने के लिए कमीशन है, अप्रूव करने के लिए आपका कैबिनेट कमेटी है। तो जो कमीशन है वो आपका है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो किस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है, वो चीज़ है फैक्टर्स इसके। तो फैक्टर पहला है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई 100 kg अनाज है, या कह सकते हैं 1000 kg, मतलब किसी के खेत में आपका 1 टन आपका वीट प्रोडक्शन हुआ, तो इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर ध्यान में रखे जाएंगे। तो उस अनाज को पैदा करने के लिए, वीट को पैदा करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रही है, डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन क्या है उस कमोडिटी की, इसके साथ में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्राइस के ट्रेंड क्या चल रहे हैं, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी क्या है कि जो अदर क्रॉप्स जो हैं उनकी प्राइस कैसी चल रही है मार्केट में, टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है बिटवीन एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर हैं उनके जो ट्रेड के टर्म्स हैं उसको भी ध्यान में रखा जाता है। एमएसपी का इम्प्लीकेशन क्या होगा कंज्यूमर्स पे, उस प्रोडक्ट के मतलब वीट के जो कंज्यूमर होंगे उन पर एमएसपी का क्या इम्प्लीकेशन होगा, वो उसको खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, क्या रेट उसके आगे डिसाइड करनी पड़ेगी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जब एमएसपी को डिसाइड किया जाता है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, फैक्टर हो गए आपके 6 फैक्टर। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिए। अगली चीज़ है कि सिग्निफिकेंट क्या है, तो कुछ पॉइंट यदि छूट गया हो तो मैं एक बार देख लूँ। हाँ, ये चीज़ सिग्निफिकेंट देखिए, उससे पहले देखते हैं एमएसपी को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो दो तरीके होते हैं अभी तो, A2 और A2+FL। तो A2 रेट होती है आपकी कि जितना भी आपका कैश और काइंड में आपका एक्सपेंडिचर हुआ है क्रॉप के ऊपर फार्मर्स का, जैसे सीड खरीदे, फर्टिलाइजर खरीदे, केमिकल्स खरीदे, लेबर को हायर किया, फ्यूल वगैरह आपका एक्सपेंडिचर हुआ, इरिगेशन हुआ, इरिगेशन साथ में एक पावर भी आप जोड़ लीजिए, पावर जैसे जो एक्सपेंडिचर होता है ना, उस पर जितना आपका कैश या काइंड में जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है, एक्सपेंसेस इनकर हुआ है, उसको कवर किया जाता है A2 तरह की प्राइसेस में। इसके साथ में यदि आपका फैमिली जो को फार्मर की फैमिली का जो लेबर है उसको वो अनपेड फैमिली लेबर कह सकते हैं अपन, कि यदि वो फार्मर खुद उसकी वाइफ वगैरह लोग उसमें खेत में काम करते हैं और प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं, तो इससे एक्चुअल कॉस्ट जो हैगी होगी उसके साथ में ऐड कर दिया जाता है इसको अनपेड फैमिली लेबर की जो वैल्यू को, तो ये कहलाती है A2+FL। A2+FL को ही करंटली एमएसपी डिसाइड करने में काम में लिया जाता है। लेकिन अभी डिमांड्स ऐसी है कि इसके साथ साथ में यदि किसी फार्मर ने रेंट पे ले रखा है किसी का खेत, ठीक है, और उसमें प्रोडक्शन कर रहा है, या फिर किसी चीज़ के लिए उसने पैसा खरीदा या कोई और कैपिटल एसेट है उसके पास, उसका उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो इसको भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए अभी C2 प्राइस को भी इंक्लूड करने के लिए डिमांड बढ़ रही है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जबकि गवर्नमेंट अभी कंसिडर जो करती है वो है A2+FL एज प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, ये चीज़ हुआ। इश्यूज़ को देखिए उससे पहले सिग्निफिकेंट देख लें। इसका सिग्निफिकेंट क्या है एमएसपी का, तो इसका सिग्निफिकेंट देखिए यहाँ पे। सिग्निफिकेंस इसका पहला है कि सबसे पहला ये है कि प्राइम जो फार्मर्स है ना उनको डिस्ट्रेस सेल जो होती है उनकी
जब बहुत ही कम प्राइस हो जाती है उस टाइम पे सपोर्ट करने के लिए, तो ये एमएसपी लगाई जाती है कि मतलब डिस्ट्रेस सेल नहीं करना पड़े। मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब दो चार गांव के फार्मर्स एक साथ उनकी फसल कट गई, मंडी में पहुंच गए, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो आपका फूड ग्रेन या व्हीट वगैरह जो पहुंचेगा वहाँ पे, तो मंडी में क्या होता है कि जो मिडिल मैन होता है ना, वो ये सब रैकेट चला रहे होते हैं। ठीक है, प्राइसेस को इतना डाउन कर देते हैं ना कि मतलब जैसे 12 लोग हैं मंडी में जो आपके परचेज करेंगे इस व्हीट को वहाँ पे मंडी में, तो मिडिल मैन क्या करता है ना, इन 12 को ही इस तरह से अपने काबू में ले लेता है ना कि मतलब सबको उतना ही प्राइस सेट करना होता है। जैसे आपका 2,000 रुपये लगा दिया, ठीक है, 2,000 रुपये आपका 100 kg का प्राइस सेट कर दिया। ठीक है, अब वो सब 12 के 12 जो परचेज करेंगे ना मंडी में, उन लोगों से कह देगा कि आपको इससे ऊपर आपको पे करना ही नहीं है। तो फार्मर्स की मजबूरी हो जाती है कि इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते। तो ये सबसे बेकार रोल है मिडिल मैन का, और इसको कम करने के लिए ही एमएसपी लगाया जाता है। क्योंकि एमएसपी में आपका एक प्राइस फिक्स कर दिया कि में जो है खरीदने वाले जो है मंडी में, वो इस प्राइस से नीचे जैसे उनको फिक्स कर दिया। इतना तो खैर 2,000 रुपये तो नहीं होता है, शायद ये 1,600 कुछ या फिर ऐसा होता है, 1,600 रुपये पर 100 kg ना, इतना होता है। तो इससे नीचे तो वो नहीं बेचेंगे, इससे ऊपर जितना है मार्केट में वो डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। तो ये चीज़ है, सपोर्ट करती है इसी डिस्ट्रेस सेल से बचाने के लिए। पीडीएस के लिए प्रोक्योरमेंट होता है यहाँ पे, एफसीआई करता है, बफर स्टॉक बनाए रखता है। और बफर स्टॉक में काफ़ी एक्सपेंडिचर होता है। ये आपका जो फूड सब्सिडी है, फूड सब्सिडी में आपका एक एमएसपी लागू होता है। एमएसपी के साथ में आपका जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इसकी स्टोरेज की वगैरह की जो कॉस्ट जुड़ जाती है, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर, शायद उसको कंज्यूमर कॉस्ट बोलते हैं या फिर कस्टमर कॉस्ट बोलते हैं। और इसके साथ में एक होती है बफर कॉस्ट। ठीक है, तो कंज्यूमर सब्सिडी, ये चीज़ ध्यान रखना, कंज्यूमर सब्सिडी जिसमें आपका एमएसपी प्लस आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, प्लस आपका जो बफर सब्सिडी है। ठीक है, इन दोनों को जो मिला देते हैं ना, तो टोटल फूड सब्सिडी बनती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो ये ध्यान रखना कि एमएसपी पे बात भी करो ना, तो आपको फूड सब्सिडी का भी डिटेल्स वहाँ पे दे देना है। और फूड सब्सिडी का देना है तो उस पर डिटेल भी दे देना कि अभी फूड सब्सिडी पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है 2021-22 का जो आपका सत्र था, उसमें आपका एक्सपेंडिचर हुआ 2.4 लाख करोड़। तो इससे थोड़ी सी डिटेल दे देना कि जब 2021-22 में तो कोविड के टाइम पे ज़्यादा ही हुआ होगा, तो कोविड के टाइम पे उसको उल्टा कर देना, 4.2 लाख करोड़। ये डिटेल्स दे देना कि ये था आपका 2020-21 के आपका जो सत्र था, उसमें इतना एक्सपेंडिचर हुआ फूड सब्सिडी के ऊपर। फूड सब्सिडी का हिस्सा क्या क्या है, कंज्यूमर सब्सिडी और आपका बफर सब्सिडी। बफर सब्सिडी किसको दी जाती है, बफर स्टॉक्स को, और वो कौन करता है, एफसीआई। और कंज्यूमर सब्सिडी में आपका एमएसपी प्लस ट्रांसपोर्टेशन जैसी अदर जो खर्चे हैं उन पे जो एक्सपेंडिचर होते हैं, इनकर होते हैं, उनको जोड़ा जाता है इसमें। ठीक है, तो ये प्रोक्योरमेंट वाला हो गया। प्रोक्योरमेंट में एमएसपी ही रोल प्ले करती है। इंसेंटिव मिलता है सर्टेन क्रॉप्स की, जैसे जो फेमाइन वगैरह जैसी कंडीशन होती है, तो वहाँ पे जो मेन फूड क्रॉप्स जो होती है उनको प्रोडक्शन के इंसेंटिव वाइज देती है गवर्नमेंट। प्रोडक्शन में हेल्प करती है गवर्नमेंट कंट्रोल करने को ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स जो काफ़ी लो है प्रोडक्शन में, जैसे आपका बाजरा वगैरह है। ऐसी फसलें जो कम होती हैं उनको बढ़ाने में मदद करती है। इसके साथ में जो फार्मर्स हैं उनको फ्लक्चुएशन जो होते हैं प्राइस के और मार्केट में जो इम्परफेक्शंस जो होते हैं उनसे बचाने के लिए प्रोटेक्ट करती है। अभी टर्म याद रखना, मार्केट इनपरफेक्शंस, प्राइस फ्लक्चुएशन तो आपको पता ही होगा, मार्केट इन इम्परफेक्शन याद रखना, ये आप काफ़ी जगह इसको वर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ में आपका जो एग्रीकल्चर की फील्ड में जो इन्वेस्टमेंट है उसको काफ़ी बढ़ाती है। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का जो आपका प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाने में मदद करती है। ये इसके सिग्निफिकेंट इसके पॉइंट हुए। इसके साथ में आप देख लीजिए 23 टोटल क्रॉप है, 7 इसमें आपकी सेरिल्स है, आपके मतलब खाद्यान्न है, 4 आपकी कमर्शियल क्रॉप है। इनकी ट्रिक भी मैंने बनाई, सीसीजेएस मतलब कॉटन है आपका, कोपरा है, जे से आपका है जूट जो कि आपका रॉ है, और एस मतलब शुगर हो गया, शुगर कैन, शुगर प्रोडक्शन के लिए। तो 4 कमर्शियल क्रॉप हो गई, 7 आपकी सेरिल्स हो गया, 5 आपकी पल्सेज होगी, और 7 आपका ऑयसीड हो गया। तो मतलब 4-5-7-7 ऐसे याद रखना, 4-5-6-7 नहीं, 4-5-7-7, ये चीज़ आपको ट्रिक बना के याद रह जाए तो ठीक है। ठीक है, इसके साथ में चैलेंजेस हम देख लेते हैं, चैलेंजेस क्या है इसके साथ में। तो सबसे बड़ा चैलेंज है आपका प्रोक्योरमेंट डिले का। ठीक है, आपका राइपनिंग सीजन चालू हो गया, लोग किसान अपनी फसलें काटने लग गए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया ही नहीं है, मंडियों में अभी अपना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डाला ही नहीं है कि वहाँ पे प्रोक्योरमेंट उसका एमएसपी रेट पे हो सके। तो ये काफ़ी चैलेंजेस देखने को मिलता है। गवर्नमेंट की मशीनरी जो है प्रोक्योरमेंट के लिए वो भी काफ़ी कम है। ठीक है, और वो व्हीट और राइस के लिए है, अदर क्रॉप्स उनके लिए तो है भी नहीं। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। डिस्पैरिटी है काफ़ी स्टेट्स के बीच में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ प्राइसेस में कुछ डिफरेंस रख देती है, या फिर आपका
कुछ पर्टिकुलर स्टेट है वही ज़्यादा बेनिफिट ले पाते हैं, जैसे पंजाब के 95% पैडी जो ग्रोअर्स है वो बेनिफिट उनको मिल जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश के सिर्फ 3.6 आपको जो परसेंट फार्मर्स हैं वही बेनिफिट ले पाते हैं। तो ये आपका डिस्पैरिटी होगी स्टेट्स के बीच में। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है, एमएसपी रिजीम ने लीड किया है प्रोडक्शन वीट के और पैडी के को ही, बस मतलब वीट और पैडी का प्रोडक्शन ही होगा, इसके अलावा और को बेनिफिट नहीं करती है। इसी के लिए हाई आपका एमएसपी ऑफर किया जाता है। इसके साथ में काफ़ी सारी और इश्यूज भी हैं, जैसे ग्राउंड वाटर टेबल जो है आपका काफ़ी डिप्लीट हो गया है, सैलिनिटी जैसी प्रॉब्लम्स है वो पंजाब में बहुत देखने को मिल रही है। और इसके साथ में कैपिलरी एक्शन भी आप सर्च करना, कैपिलरी एक्शन के थ्रू आपका सैलिनिटी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसको देखना एक बार। फिजिकल बर्डन है वो भी ज़्यादा बढ़ गया है, लगभग जो आपका नेट टैक्स रेवेन्यू है उसका 30% तो आपका सिर्फ फूड सब्सिडी बिल्स को पे करने में लग जाता है। आप देखिए ना, एक डेटा आपको बताया मैंने, 2.4 लाख करोड़ आपका एक्सपेंडिचर यदि फूड सब्सिडी पे हुआ है 21-22 में, तो आप देखिए बजट कितना रहा होगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं उस टाइम लगभग हर साल बजट है ना आपका 25 से 30 लाख करोड़ के बीच में आपका एक्सपेंडिचर होता है। इसमें से आप ये देख लो कि आपका जीएसटी जो है ना हर महीने, अभी अभी इस करंट मंथ का जो ट्रेंड चल रहा है वो 1.5 लाख करोड़ चल रहा है मंथली। तो मतलब आपका 12 महीने का हो गया, मतलब 12 + 6 18 लाख करोड़ के आसपास आपका जीएसटी कलेक्ट होगा, जो कि आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। 18 लाख करोड़ आपका जीएसटी होगा। ये देखिए आपका जो डायरेक्ट टैक्स है ना वो शायद 8 से 9 लाख करोड़ के आसपास होता है। ठीक है, तो 8 से 9 लाख करोड़, तो देखिए 8 करोड़ का 30% कितना हो गया ना आपका 30% फूड पे, तो इसका यही 2.4 लगभग 2.5 के आसपास हो गया। तो इतना आपका जो आपका टैक्स रेवेन्यू है उसका 30% आपका सिर्फ फूड सब्सिडी पे एक्सपेंडिचर हो रहा है। और एक बार आपकी बार जो बजट है ना तो उसका एक एलोकेशन देख लेना, या फिर जो 20 जो 122 वाला जो अभी बजट था उसको आप एक बार देख लेते, तो एक बार आप आइडिया लगा लेंगे ना, रफ आइडिया लगा लेंगे कितना एक्सपेंडिचर कहाँ होता है, डिफेंस पे कितने लाख करोड़ होता है। और डेटा को हमेशा लाख करोड़ में याद कीजिए, जो डेटा लाख करोड़ में नहीं है ना 1000 करोड़ में है, तो उनको भी आप 1000 करोड़ में याद कीजिए, लेकिन उनका कंपेयर कीजिए कि लाख करोड़ से कितना वो कम है, तब आपको, क्योंकि आपको ब्यूरोक्रेट ही बनना है तो आपको इतने बड़े डेटा में आगे डील करना ही होगा, तो वो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि आपका डिफेंस पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, डिफेंस के साथ में आपका हेल्थ पे कितना हो रहा है, एजुकेशन पे कितना हो रहा है, ठीक है, और आपका वल्नरेबल सेक्शन जो है उनके लिए कितना हो रहा है, सब्सिडीज के फॉर्म में कितना जा रहा है। ठीक है, ये चीज़, और आपका आर एन डी पे कितना जा रहा है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना हमने अब की बार उधार लिया है, उधार मतलब आपका कितना बर्डन आपका बढ़ गया है, कितना लोन आपने लिया है, कितना पे करना है, वो चीज़ें एक मैक्रो डेटा होता है जो आप एक बार में उनको देख सकते हैं। तो फिजिकल बर्डन काफ़ी बढ़ गया, आप ये चीज़ देख सकते हैं। मिडिल मैन का मैंने आपको बताया, काफ़ी डिपेंडेंसी होती है मिडिल मैन की। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि जब आपकी प्राइसेस मार्केट में ना बढ़े, फार्मर्स को मिल जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपका एमएसपी दे देती है, तो एमएसपी में काफ़ी ज़्यादा आपको सब्सिडी देनी पड़ती है। तो इससे जो आरबीआई की जो इन्फ्लेशन के जो टारगेट्स है ना वो आपके मिसमैच हो जाते हैं, वो क्रॉस हो जाते हैं, तो ये चैलेंज बना हुआ है अभी। दूसरा है आपका कि इंडिया का जो एग्री एक्सपोर्ट है वो नॉन कम्पिटेटिव है। नॉन कम्पिटेटिव होना ये क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है और दुनिया में प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, तो वहाँ के लोग अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएंगे तो अच्छे से उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जबकि इंडिया वाले इतना, इंडिया की जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें कम्पिटिटिवनेस इतना बेहतर नहीं है। तो ये काफ़ी चैलेंजेस बने हुए हैं, फार्मर्स की इनकम भी कम है। स्क्यूड एमएसपी है, स्क्यूड एमएसपी का मतलब ये है कि सिर्फ रीट और वीट, जो आपका राइस और वीट जो है इसी को ही आपका एमएसपी ज़्यादा रेट दिया जाता है, बाकी और फसलों को ये डिस्करेज करता है। तो इस तरह से फार्मर्स की इनकम जो है वो एक तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते जो अदर राइस और वीट के अलावा जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन फार्मर्स की। तो इनकी सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? इसके सॉल्यूशंस यही है कि आपके एक तो प्रोक्योरमेंट का जो वे है उसको इम्प्रूव करें। दूसरा आपका है कि जो डाइवर्सिफिकेशन है प्रोक्योरमेंट का, आपके उसमें इंटरवेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि वो आपका अदर क्रॉप्स जो है उनकी, आपकी जो क्रॉप्स हैं जैसे आपकी सिरिल्स हैं, ठीक है, आपकी जैसे जूट वगैरह अदर फसलें जो है उनमें इंसेंटिव मिल सके फार्मर्स को। इसके साथ में आपका जो डिमांड एंड सप्लाई है उसकी बेस्ड पे भी रिविजिट किया जाना चाहिए स्ट्रेटजी को, ये चीज़ होनी चाहिए। एक सिस्टम है आपका डिफिशियंसी प्राइस पेमेंट सिस्टम, जिसको बोलते हैं डीपीपी सिस्टम। तो डीपीपी सिस्टम में क्या होना चाहिए कि डीपीपी सिस्टम के थ्रू फार्मर्स जो है उनको कैश ट्रांसफर कर देना चाहिए कंपनसेशन के फॉर्म में। मतलब किसी ने 1 टन आपका 1 टन किसी ने वीट प्रोड्यूस किया, मार्केट में जाएगा, ठीक है, और वो जो जितना उसने बेचा है मंडी में उसकी एक स्लिप लेगा, ठीक है, और जब जैसे वो अभी होता है ना खाद वगैरह के लिए अपन फर्टिलाइजर लेने यदि किसी फर्टिलाइजर की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारा पीओएस जो मशीन होती है
उस पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आधार कार्ड वगैरह पैन कार्ड वगैरह ले लेते हैं और वो खाद का कट्टा दे देते हैं। उस बेस्ड पे जो प्रोड्यूसर कंपनी है फर्टिलाइजर की, आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसको सब्सिडी दे दी जाती है डीबीटी के थ्रू। तो ये डीबीटी फार्मर्स को भी तो मिल सकता है ना। तो जो मिडिलमैन वाला जो रोल है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें कंपनसेट किया जाता है, किया जा सकता है फार्मर्स को कैश ट्रांसफर के थ्रू, यदि उनके जो प्राइस है वो एमएसपी मार्केट प्राइस से बिलो हो। मतलब एमएसपी रेट जो है वो डिसाइड की जाती है प्रोक्योरमेंट के टाइम पे, लेकिन ये चीज़ आपको फार्मर्स को डायरेक्ट दी जा सकती है। जैसे आपकी भवंतर भुगतान योजना है उस एमपी में, उसमें किया जाता है। और यह भवंतर भुगतान योजना को एक बार आप गूगल कर लेना तो वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। एरिया प्लानिंग की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है। एरिया प्लानिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि अलग अलग क्रॉपिंग सिस्टम आपका फॉलो किया जाता है, लोकल कंजम्पशन पैटर्न्स अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे प्रोड्यूस जो चीज़ें की जाती हैं वहाँ के पर्टिकुलर रीजन के बेस्ड पे की जाती हैं, लेकिन वहाँ पे एमएसपी आपको पता है ना कि वीट और जो राइस है इसमें आपको एमएसपी ज़्यादा दिया जाता है। जबकि यदि ये चीज़ एनालाइज कर ली जाए, तो एरिया प्लानिंग कर लिया जाए, तो वो चीज़ें वहाँ पे बेहतर हो सकती है फार्मर्स के लिए। इनकम सपोर्ट आपको बताया, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन स्टेपल कमोडिटीज़ हैं, और जबकि उनका या तो प्रोक्योरमेंट है ही नहीं, यदि है भी एमएसपी तो बहुत ही कम है। तो उसको बेहतर किया जाए तो उससे आपके फार्मर्स को सपोर्ट मिल सकता है। अब जैसे पीएम किसान स्कीम है, उससे काफ़ी फार्मर्स को सपोर्ट मिला है, क्योंकि आपका शायद 3 किस्तों में उसको 2,000 की 3 आपकी इंस्टॉलमेंट में फार्मर्स को पे किया जाता है। तो आपका जो रबी खरीफ सीजन जो है 3 सीजन है, उससे पहले उनको वो राशि मिल जाती है, तो वो अपना जो इनपुट्स हैं एग्रीकल्चर के वो परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से उनको इनकम सपोर्ट दे सकते हैं। और थर्ड आपका कि एक फंड बनाया जाना चाहिए जिसको बोलेंगे स्टेबलाइजेशन फंड। और ये कैसा होगा? सेंटर स्टेट का कंट्रीब्यूटरी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड होगा। तो ये हेल्प कर सकता है फार्मर्स को बचाने में, इंसुलेट करने में, यदि मार्केट में जो प्राइसेस है वो बहुत ही ज़्यादा गिर जाती हैं। किसी भी कारण हो सकता है, भले वो ग्लोबल कारण है या फिर आपका डोमेस्टिक रीजन जो है, किस भी वजह से यदि ऐसा होता है, तो ये जो सेंटर स्टेट कंट्रीब्यूटरी, मतलब दोनों सेंटर स्टेट दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे इस फंड में और प्राइस को स्टेबलाइज करेंगे आपकी जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की। तो ये चीज़ें हो सकती है। तो एमएसपी जो है वो हेल्प कर सकती है फार्मर्स को, ये फार्मर्स की जो इनकम है उसको भी सपोर्ट किया जा सकता है। अब एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि जो एमएसपी है वो किसी एक्ट के थ्रू, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इंप्लीमेंट नहीं की गई है, इसलिए इसको लीगलाइज करने की बात बार बार डिमांड इसकी उठती है, बात की जाती है। ठीक है, और यदि कर दिया है इसको लीगलाइज, तो इश्यूज क्या क्या होना है, क्योंकि इससे फिजिकल बर्डन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी आप देखिए 23 क्रॉप्स को आपका परचेज करने के लिए 17 लाख करोड़ के आसपास एनुअली खर्चा आता है आपका। ठीक है, इसके साथ में डिमांड अदर क्रॉप्स की जो है वो भी बढ़ जाएगी कि अब जो ये 23 क्रॉप्स है इनके साथ में और भी प्लस करो आप, कि इनको भी सब्सिडी दो, इनको भी एमएसपी पे आप प्रोक्योर करो। तो ऐसे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। स्टोरेज की तो हमारे पास समस्या है ही है। लगभग 25 सॉरी मिलियन टन है शायद ये, 25 मिलियन टन आपकी कैपेसिटी है एफसीआई की, मतलब इतना मैंडेट है उसका, लेकिन फिर भी वो इसके दुगने से ज़्यादा अभी भी उसने स्टोरेज कर रखा है। तो उसको जो बफर सब्सिडी जो दी जाती है ना, इसका भी काफ़ी बर्डन हो रहा है अभी इकोनॉमी पे। तो स्टोरेज की काफ़ी चैलेंजेस बने हुए हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है वो भी काफ़ी इसके लिए लॉस ये आपका लीड करती है एमएसपी। सेलिंग की भी समस्या होगी, एमएसपी पे यदि प्रोक्योर कर लेगी तो स्टॉक बढ़ जाएंगे एफसीआई के। तो एफसीआई क्या करेगा? उसको सिर्फ डंप ही करना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, और इससे और ज़्यादा उनके जो प्राइस है वो डिप्रेस हो जाएंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। इस वजह से अभी तक एमएसपी को लीगलाइज नहीं किया गया है। ठीक है, ये एमएसपी का टॉपिक हुआ। इसमें हमने लास्ट वीडियो में सब्सिडीज के बारे में पढ़ लिया था। आप भी सब्सिडीज को रिवाइज कर लें। और सब्सिडीज में आपकी 3 ही थी, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर को हमने लास्ट वीडियो में कर लिया, फूड सब्सिडी को इसमें कर लिया। अब फ्यूल सब्सिडी जो है, कभी फ्यूल का टॉपिक आएगा और एनर्जी से रिलेटेड आएगा, कोल से आएगा। कोल से आया तो था लेकिन मैं उस टाइम पे डिस्कस नहीं कर पाया। अभी यदि ऑयल या नेचुरल गैस से आएगा ना, तो उस टाइम पे हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि जो आपका फ्यूल सब्सिडी है उसको। तो ये अपना टॉपिक हो जाएगा। और लगभग हर साल सब्सिडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्योंकि इकोनॉमिक बर्डन इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया था 21-22 का जो सेशन था उसमें फूड सब्सिडी की वजह से 2.4 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर आया। आपका जो फर्टिलाइजर था उसकी वजह से 70 या 80 लाख करोड़ के आसपास का बर्डन आया था इकोनॉमी पे। और आपका जो फ्यूल है उसकी वजह से आपका 14 आपका है 80 के, और जो फ्यूल आपका उसका 14 के आपका करोड़ की आया था। ये 80,000 है ना, लाख नहीं है। ये 80,000 करोड़ है, ये 14,000 करोड़ है, और ये 2.4 लाख करोड़ है। ठीक है, तो इतना एक्सपेंडिचर आया था इकोनॉमी पे। तो टोटल ले दे के इन तीनों को मिला के 3.4 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर था इकोनॉमी पे, सिर्फ सब्सिडीज़ की वजह से। तो ये डेटा, रफ डेटा यदि आप याद रख लें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 2022-23 का ही याद रखें। 21 इसको ईयर जरूर लिख दें, 21-22 का जो डेटा है इसके हिसाब से
आपका इतना एक्सपेंडिचर बैठा है 3.4 लाख करोड़, जिसमें 2.4 है आपका फूड पे, 80K है आपका फर्टिलाइजर पे, 14K है आपका फ्यूल पे। तो ये चीज़ों से आपका जो वेटेज है, जो वेट है आपके आंसर का, वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे आप इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं अपने नोट्स बना के। और नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। कल ये वीडियो में डाल सकता था, लेकिन कल रिकॉर्ड मैंने कर भी लिया, लेकिन बट इसमें वॉइस इसका रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इससे फिर मुझे दोबारा से इसको रिकॉर्ड करना पड़ा। तो आपको डिले हुआ, इसके लिए मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि ऐसे दोबारा से ये ऐसी गलतियां ना हो। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।